चलिए जी, वेलकम अगेन टू द टैक्स क्लब। लास्ट वीडियो में हमने अपना जो है अलाउंसेस का जितना भी कॉम्बिनेशन बन सकता था, कितना भी टैक्सेबल जो भी एग्जाम, वो हमने बात करी। अब हम जरा चलते हैं अपने फुली टैक्सेबल अंडर बोथ रिजीम वाले अलाउंस के अंदर। देखिए, अभी आप ना किसी भी और कैटेगरी पे दिमागी मत लगाओ, क्योंकि अगर ऐसे भी सारे कैटेगरी को एक साथ समझने की कोशिश करोगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए भी बाकी किसी भी अलाउंस में, किसी भी कैटेगरी में हमें कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल अब हमें यहां पर देखना है कि पहली कैटेगरी के अलाउंसेस जो कि टैक्सेबल हैं, कहां पर? बोथ रिजीम के अंदर, जो कि बोथ रिजीम के अंदर पूरी तरह से टैक्सेबल हैं। मतलब क्या हमें इन अलाउंसेस के लिए देखना पड़ेगा? क्योंकि देखो, क्वेश्चन प्रॉब्लम ये है कि अब ना आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करने के दो मेथड होंगे। एक तो मेथड होगा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग, और एक मेथड होगा ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम न्यू मेथड, ऑप्शनल टैक्स रिजीम ओल्ड वाला। अब हर क्वेश्चन के दो तरीके होंगे आपको टैक्स निकालने के लिए। हर क्वेश्चन में आपको टैक्स निकालने के दो तरीके होंगे। या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर रखा होगा कि भैया डिफॉल्ट टैक्स स्कीम ले रहा है या ऑप्शनल टैक्स स्कीम, ये आपको अज्यूम करना पड़ेगा कौन सी स्कीम है, और हो सकता है दोनों से भी आपको सॉल्व करना पड़े, डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर ये जो तीन अलाउंसेज है ना, इन अलाउंसेस के लिए आपको दिमाग मारने की जरूरत नहीं कि साहब ये ऑप्शनल ले रहा है या डिफॉल्ट ले रहा है। हम तो भैया दोनों के लिए टैक्सेबल है, हमें कोई दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। इन तीन अलाउंस के लिए दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। इनमें जब भी है टैक्सेबल कर दो, कोई भी मेथड फॉलो कर रहा हो, कोई भी स्कीम वो फॉलो कर रहा हो। कौन कौन सी? सिटी कंपेंसेटरी, एंटरटेनमेंट एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए जरा, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज नॉर्मली इंटेंडेड टू कंपनसेट द एम्प्लॉय फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो मेट्रो सिटीज में रहते हैं, ठीक है, जैसे मुंबई, दिल्ली, चेन्नई और भी बैंगलोर वगैरह, जितनी है थोड़ी महंगी सिटीज हैं। तो जब कोई हायर सिटीज, हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग होता है ना ऐसी सिटी में, तो वहां पर एम्प्लॉयर को भी पता है। आपने कभी भी ध्यान दिया होगा, सैलरी की अगर मैं बात करें, लोग बैंगलोर वगैरह की तरफ ज़्यादा या मुंबई की तरफ ज़्यादा सैलरी मिलती है, और नोएडा के कंपैरिजन में या दिल्ली के दिल्ली में भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी इन कंपैरिजन टू बैंगलोर और मुंबई वहाँ पर सैलरी पैकेज ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लिविंग कॉस्ट ज़्यादा है। लिविंग कॉस्ट ज़्यादा होगी तो वहाँ पर सैलरी भी ज़्यादा होगी, तभी तो चीज़ें हो पाएंगे इक्वल। ये तो कैसे चलेगा काम? तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए कुछ जितनी भी बड़ी सिटीज़ होती है, वहाँ पर एम्प्लॉयर को भी पता है भैया यहाँ पे खर्चे ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर वो अलाउंसेस देते हैं, कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस देते हैं। हो सकता है एक कंपनी है ए लिमिटेड, इसके दो एम्प्लॉय काम करते हैं, एक काम करता है लखनऊ में और एक काम करता है मुंबई में, और दोनों के दोनों मान लीजिए मैनेजर ही हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि ये मुंबई में काम करने वाले मैनेजर को कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट मिल रही हो सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम पर। ऐसा बिल्कुल होता है। एक ही लेवल पे सैलरी वेरी कर सकती है भाई, ऐसा बिल्कुल होता है। एम्प्लॉय ने हायर कर लिए, दो मैनेजर हायर हुए, एक 18 लाख में आ गया, एक 20 लाख में आ गया, डिपेंड करता है। एक को ज्यादा एचआरए मिल रहा है, एक को कम एचआरए मिल रहा है। भाई सीधी सी बात है, अगर आपकी सिटी, आपके काम करने का लोकेशन है, फर्क है, या आपका सिटी अलग है, तो वहां पे कंपनसेट भी अलग अलग हो सकता है। तो सीसी इज नॉर्मली, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस इज नॉर्मली इंटेंडेड टू कंपनसेट द एम्प्लॉय फॉर द हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग इन सिटीज। इट इज टैक्सेबल irrespective of the fact whether it is given as compensation for performing his duties in a particular place or under special circumstances। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, आप स्पेशल सर्कमस्टेंसेज में दे रहे हो या उसकी नॉर्मल ड्यूटीज परफॉर्म करने में दे रहे हो। आप अगर उसको दे रहे हो तो पूरी तरह टैक्सेबल है। मैं कोई अमाउंट ध्यान नहीं रखनी, कुछ एग्जेम्पशन ध्यान नहीं रखनी। अगर सिटी कंपनसेटरी अलाउंस नाम का कोई अलाउंस आ जाए तो उसको टैक्सेबल कर देना दोनों रिजीम के अंदर, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये क्या होता है एंटरटेनमेंट अलाउंस? कहता है कि दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंस टुवर्ड हॉस्पिटैलिटी इन रिसीविंग कस्टमर एक्सेट्रा। देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज में बाहर से क्लाइंट आते हैं। अब क्लाइंट आते हैं, उनका स्वागत करना पड़ेगा, उन्हें अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में लेके जाना पड़ेगा, होटल्स में लेके जाना पड़ेगा, दारू शारू पिलानी पड़ेगी, ड्रिंक्स वगैरह जो भी इनका आपस में कल्चर होता होगा, तो उनका बड़ा आदर करना पड़ता है, बड़ा अच्छे अच्छे इनको चीज़ जो है घुमाना फिराना पड़ता है। क्यों? ताकि वो अच्छा बिजनेस दें। अगर उनसे डील मिलेगी तभी तो काम आगे बनेगा। तो इस तरह की एम्प्लॉय को ना कुछ रिस्पॉन्सिबल एक टीम होती है जिनका काम ही होता है भाई क्लाइंट के साथ डील करना, तो उन एम्प्लॉय को कुछ एक्स्ट्रा अलाउंसेस मिलते हैं। वो अलाउंसेस क्यों मिलते हैं? क्योंकि भैया उन्हें, एम्प्लॉयर को पता है
कि आप अपने क्लाइंट के साथ जाओगे, आप बिजनेस ला रहे हो, खर्चा करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तो बड़े खर्चे आपके एक्स्ट्रा होते हैं। तो इसलिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट नाम के अलाउंस भी देता है। मैंने फिर बताया था, ये डिपेंड करता है एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर, कंपनी टू कंपनी। दिस अलाउंस इज गिवन टू एम्प्लॉय टू मीट द एक्सपेंस टुवर्ड हॉस्पिटैलिटी इन रिसीविंग कस्टमर एक्सेट्रा, दैट गिव्स अ deduction toward entertainment allowance only to government employee in case he exercise the option of shifting out of the default tax regime under section। देखिए पहले अभी इस लाइन को भी छोड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। अभी हमने यहां तक पढ़ा है, यहां पर हमने पढ़ने में हमने ये पढ़ा कि भैया एंटरटेनमेंट अलाउंस किसी भी एम्प्लॉय को मिल रहा हो और वो कोई भी टैक्स रिजीम फॉलो करे, चाहे डिफॉल्ट चाहे ऑप्शनल, टैक्सेबल होता है उसके लिए, हमें इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा अलाउंस किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिल रहा है, देखिए अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ऐसा अलाउंस मिल रहा है तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय भैया आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस के नाम की एक डिडक्शन मिल जाती है। किसको? सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। इन केस ही एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रिजीम, शिफ्टिंग आउट का मतलब फिर कौन सी टैक्स रिजीम में आ रहा है? शिफ्टिंग आउट मतलब डिफॉल्ट वाली से बाहर निकल रहा है, मतलब वो ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आ रहा है क्या? ओल्ड वाली में। अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है, टैक्सेबल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल टैक्सेबल है। लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहा है कि मैं तो पुरानी वाली स्कीम में जाना चाह रहा हूं, मुझे डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में नहीं रहना है। अगर आप पुरानी स्कीम में जा रहे हो तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एंटरटेनमेंट अलाउंस नाम की डिडक्शन मिल जाती है। अब कितनी मिलती है, क्या मिलती है, ये हम डिटेल ऑफ डिडक्शन परमिशन आर डिस्कस लेटर, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। इतना भाई ध्यान रख लेना कि भैया एंटरटेनमेंट अलाउंस वो ओल्ड हो न्यू हो दोनों में टैक्सेबल होता है, लेकिन बस एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए छोटी सी एग्जेम्पशन है कि उसको डिडक्शन मिल जाएगी अगर वो ओल्ड मेथड में जाना चाह रहा है, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाना चाह रहा है, ठीक है। बाकी टैक्सेबल होते हैं, इसमें कोई दूसरी ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया जाता है? देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज फुली टैक्सेबल। अब एम्प्लॉयर को पता है भैया आप बड़ी दूर से आते हो, एम्प्लॉयर को अपने पता है एम्प्लॉय मेरे बड़ी दूर दूर से आते हैं, तो एक काम करता हूँ, जो एम्प्लॉय मेरे एक पर्टिकुलर 50, 30, 40, 50 किलोमीटर दूर से आते हैं, मैं उनको एक अलाउंस देता हूँ ताकि उनको एक मोटिवेशन फैक्टर मिले कि हमारा एम्प्लॉय हमारा कितना ध्यान रख रहा है। हम 50 किलोमीटर दूर से आते हैं तो हमको एक एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहा है। जो लोग बगल में आ रहे हैं उन्हें थोड़ा दे देगा, फिर वो डिपेंड करता है कि भाई आप ज़्यादा दूर से आ रहे हो या आप ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो जो हमारा थोड़ा प्रोजेक्ट दूर है और आपको वहाँ पे आने जाने का किराया भाड़ा लगता है, तो एक काम करते हैं हम आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दे देते हैं। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय टू मीट हिज एक्सपेंडिचर फॉर द पर्पज ऑफ कम्यूटिंग बिटवीन द प्लेस ऑफ हिज रेजिडेंस एंड द प्लेस ऑफ हिज ड्यूटी इज फुल्ली टैक्सेबल। अब हमें अभी नीचे वाली लाइन छोड़ दो, उसको भी अभी दिमाग नहीं लगाना इतना, सिंपल सी बात है। ये ऐसे तीन अलाउंस है, कौन से? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। किसी को भी मिले, किसी भी ऑप्शन कोई भी टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा हो, चाहे डिफॉल्ट चाहे ऑप्शनल, फुली टैक्सेबल होगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए एक एग्जामिशन है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस में छोटा सा क्या है कि अगर ऐसा अलाउंस किसी ब्लाइंड, डीफ, डम, किसी अंधे या गूंगे बहरे या किसी और तरीके से ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप इंसान, वो एम्प्लॉय, तो ऐसे इंसान को ट्रांसपोर्ट अलाउंस में हम कुछ एग्जामिशन देंगे। वो एग्जामिशन होगी 3200 रुपये पर महीना की, जो कि सेक्शन 1042 अभी हम नीचे दोबारा पढ़ेंगे, फिर से दोबारा रिकॉल कर लेंगे। रीड विद टू रील द एग्जामिशन अंडर द बोथ रिजीम। यहाँ पे बस ये बात हमें ध्यान रखनी पड़ेगी। एंटरटेनमेंट अलाउंस गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए था जब वो शिफ्टिंग आउट होता है 115 BAC के लिए। ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहते हैं, देखिए यहाँ पे ना कंडीशन आदमी की ठीक नहीं है। अब जो ये बेचारा खुद ही अपनी ज़िंदगी से परेशान है, जिसको दिख नहीं रहा है, जो गूंगा है, जो बहरा है, जो ऑर्थोपेडिक हैंडीकैप है, उससे आप एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हो और उससे कहोगे इस पर टैक्स देते हैं, ये तो गलत बात है ना। चलिए आपने कहा कि चलिए हम आपसे टैक्स नहीं दें, फिर उससे कहो कि भैया ओल्ड में रहोगे तो नहीं दोगे, न्यू में रहोगे तो दे दोगे। वो बेचारा फिर परेशान कि क्या लगा रखा है सर ये, एक बात बताओ दोगे नहीं दोगे? हमने कहा एक काम कर, तू ओल्ड में दे टैक्स या न्यू में दे टैक्स, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम दो या ऑप्शनल टैक्स रिजीम दो। कौन? ब्लाइंड, डीफ, डम या कोई हैंडीकैप इंसान किसी मेथड से टैक्स पे करे, किसी भी रिजीम में जाए, उसको 3200 रुपये प्रति माह की एग्जेम्पशन मिलेगी ही मिलेगी। उसको 3200 रुपये प्रति माह की हमें एग्जेम्पशन देनी ही पड़ेगी, ये हमारा रूल कहता है, सेक्शन 1042 रूल 2BB। अभी हम इसको डिटेल में और थोड़ा सा पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये मेरी पहली कैटेगरी थी, ये वो तीन अलाउंस थे जो
किसी भी टैक्स रिजीम के मोहताज नहीं है और कहते हैं कि भैया किसी भी कोई भी टैक्स रिजीम फॉलो करो, हम तो आपको फुली टैक्सेबल कर देंगे। ये हमारी थी पहली स्कीम, सॉरी पहली कैटेगराइजेशन। उसके बाद आती है हमारी दूसरी कैटेगरी। अब हम पहली कैटेगरी पे छिपा देते हैं इसको, अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ी सी दिख रही है, इसको यहाँ से मिटो दो। अब आती है हमारी दूसरी क्या कहती है, देखिए ज़रा। दूसरी कहती है अलाउंसेस विच आर पार्टली एग्जेम अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम और विच आर फुली टैक्सेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। कौन सी ये स्कीम है? ये कहता है कि जो पार्टली एग्जेम्ड अंडर द ऑप्शनल टैक्स रिजीम, मतलब ओल्ड वन, और यहां पर भी पूरी एग्जाम नहीं कह रहा है, पार्टली एग्जाम्ड है, इसका मतलब यहां पे कुछ लिमिट स्पेसिफाई कर दी होगी, कुछ इन्होंने लिमिट स्पेसिफाई कर दी है, तभी तो कह रहे हैं पार्टली एग्जाम। लेकिन कहता है कि भैया यहां पर फुली टैक्सेबल किसमें? डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। अब आपको एक बात बताता हूं, मोस्ट ऑफ द केस में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में अलाउंसेस फुली टैक्सेबल ही होंगे। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? मोस्ट ऑफ द केस में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम के अंदर अलाउंसेस फुली टैक्सेबल ही होंगे, वहां पर एग्जेम्पशन वगैरह बहुत कम है। उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं आपको बताता हूं क्या है ऐसा कारण। उसका कारण यह है कि आपने ध्यान दिया होगा स्लैब रेट के केस में, खुल जा भाई, स्लैब रेट के केस में भी आपने ध्यान दिया होगा कि हमारा जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है ना, वहां पर टैक्स का जो स्लैब रेट है, देखिए 2.5 लाख तक नील था, अच्छी बात है। ओल्ड वाले कहेंगे भैया हमारा तो 2.5 लाख, यहाँ पे सॉरी 3 लाख पे नील है, ओल्ड वालों का क्या है 2.5 लाख पे नील है, तो यहाँ तो ज्यादा वो है, वहां तो 2.5 लाख पे, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 3 लाख तक पे, वहां पे सिर्फ क्या 2.5 लाख के ऊपर टैक्स दो, कह रहे भैया 3 लाख तक टैक्स मत दो। फिर कहता है कि 3 से 6 में भी अब सिर्फ 5% दो, वहां पे कहता है भैया 2.5 से 5 में अब कितना 5% है 10%, जो भी हमारी बात हो रही है नीचे मेंशन करा हुआ है। 2.5 से 5 पे कह रहा है 5% दो, वो कह रहा है भैया 6 तक हमें 5% दो। फिर 6 से 9 में भी कह रहा है 10% दो, 6 से 9 में भी 10% पी है, और वो कह रहा है 5 से ऊपर 10 तक में आप 20% दे दो। फिर उसके बाद उसने और भी लिमिट दिखा दी, उसने कहती कि भैया फिर 6 से 12 में भी सिर्फ 15% दो। यहाँ पे कहता है कि भैया पुरानी वाली में कहता है 10 लाख से अगर ज़्यादा हो गई तो 30% दे दो। 12 से 15 में भी वो 20% मान रहा है, 15 लाख से ऊपर में वो 30% मान रहा है। अब आपको क्वेश्चन ये आना चाहिए कि सब बेनिफिट किसमें होता है? जाहिर सी बात है, अगर हम स्लैब रेट का कंपैरिजन देखें तो हमें हमेशा डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में टैक्स की लायबिलिटी हमेशा कम आएगी। लेकिन गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है कि उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपका स्लैब रेट भी थोड़ा सा बढ़ा दिया और टैक्स के रेट भी कम कर दिए, टैक्स आपसे कम वसूले। गवर्नमेंट इतनी पागल नहीं है, उन्होंने यही चालाकी करी कि भैया डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में हम उन लोगों को बेनिफिट देना चाहते हैं जिनके कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं एटीसी वगैरह के कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रखा, क्योंकि क्या है पुराने केस में क्या होता था कि आपको अगर अपना टैक्स बचाना है तो आपको LICs लेनी पड़, आपने सुना होगा LICs लेते थे, किसान विकास पत्र लेते थे लोग, हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया, मेडिकल इंश्योरेंस हो गया, एजुकेशन लोन वगैरह होगा, उसका होम लोन का इंटरेस्ट हो, दुनिया भर की चीज़ होती थी, फिर जाके आपकी इनकम कम होती थी, फिर टैक्स आपका कम होता था। डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कहता है कि यार अगर आपके पास कुछ भी नहीं है ना तो कोई टेंशन नहीं, हमें वो जरूरत भी नहीं है, हम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आपसे वो मांग भी नहीं रहे, हमें चाहिए ही नहीं, क्योंकि हम किसी की एग्जेम्पशन दे ही नहीं रहे। हमने यहाँ पर सीधा आपका रेट ही कम कर दिया। एक तो हमने आपका रेट भी कम कर दिया, फिर हम आपको अलाउंस के एग्जेम्पशन भी दे दें, तो हमें तो दो तरफ से चूना लग जाएगा गवर्नमेंट को। क्या गवर्नमेंट ऐसा होने देगी? कभी नहीं होने देगी। इसलिए वजह से उन्होंने क्या काम करा, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में स्लैब रेट में थोड़ा सा एक्सपेंशन कर दिया, थोड़ा सा 2.5 से 3 एग्जेम्पशन कर दी और रेट कम कर दिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के एग्जेम्पशन खत्म कर दी। और यही रीज़न है आपका अलाउंसेस के केस में भी मैक्सिमम जगह जहां पर भी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम आप फॉलो करोगे वहां पर आपका अलाउंस टैक्सेबल ही होगा, वहां पर आपका अलाउंस टैक्सेबल ही होगा। ठीक है, अब यहां पर अगर बात आपको लॉजिक समझ में बात आई हो, क्या मैं अब यहां कह सकता हूं कि HRA के केस में भी गवर्नमेंट क्या चाहेगी, भैया अलाउंस पे कोई एग्जेम्पशन नहीं, क्यों नहीं दे रही एग्जेम्पशन? भैया ऑलरेडी वो स्लैब रेट में दे तो चुके हैं, अब HR में भी कहां से मैं एग्जेम्पशन दे दे, इतना लॉस नहीं बियर कर सकते हम। तो यहां पर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या कहेंगे, पूरा टैक्सेबल है HR, हमें कोई मतलब नहीं साहब, कोई खर्चा करो कितना हमें मतलब, पूरा टैक्सेबल है। सही बात है, यहां पर भी ये बात लिखी है,
फुल्ली टैक्सेबल अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। लेकिन पुराने वाले लोग तो रोएंगे, फिर से वही बात बोलेंगे, भैया हमारे पास तो स्लैब रेट भी 2.5 लाख है और 2.5 से 5 में 5% है, 5 से 10 में 20%, 10 के ऊपर 30% है, रेट इतने ज़्यादा हैं, इनकम पे टैक्स ज़्यादा लग रहा है। रो मत, हम HRA पे तुम्हें कुछ एग्जाम्शन दे देंगे और एग्जाम्शन में यहाँ पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सेक्शन। वो अभी हम बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन अभी हमें समझना क्या पड़ेगा कि सब ऐसा क्या लॉजिक है। और सिर्फ यही बी सेक्शन नहीं, अगर आप सी सेक्शन पे भी जाएंगे, क्योंकि अभी ना हमारे पास सॉरी बी में ही अभी आपको कई सारा पार्ट मिलेगा। देखिए बी सेक्शन में ही हमारा सारा पार्ट ये इतने सारे अलाउंसेस सारे बी सेक्शन में ही हैं। ये सारे अलाउंसेस बी सेक्शन के अलाउंसेस हैं, तो ये भी हमें सब डिस्कशन करना है। लेकिन इसको डिस्कशन करने से पहले, इस बात को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि हमें एक्चुअल में याद रखने की जरूरत है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में क्या टैक्सेबल है और ऑप्शनल टैक्स रिजीम में क्या टैक्सेबल नहीं। सब हमें कोई याद रखने की जरूरत है, हमें सिंपल लॉजिक पता है कि डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सारे अलाउंस टैक्सेबल ही होंगे। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी एग्जाम्पशन हो सकती है, जैसे हमने ऊपर बात करी ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में। ट्रांसपोर्ट अलाउंस के केस में क्या टैक्सेबल था? दोनों केस में हमने कहते सब दोनों केस में टैक्सेबल है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ब्लाइंड, अंधे हैं, हैंडीकैप है, क्या उनको कुछ रियायत देनी चाहिए? उनको हमने रियायत दी थी 3200, आप दोनों टैक्स रिजीम में आप अपनी एग्जेम्प्ट करा लो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, तो ये लॉजिक था, इसलिए ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, बड़ा सिंपल सा याद रखना है। मोस्ट ऑफ द केस में डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में सारे अलाउंसेस टैक्सेबल होंगे, ऑप्शनल टैक्स रिजीम में कुछ एग्जेम्पशन होगी, और अगर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में भी एक्सेप्शन दी गई है तो वहां पे कुछ अलग केस होगा जिसकी वजह से एग्जेम्पशन नहीं, वरना अदरवाइज एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। अब हमारा कॉन्सेप्ट आता है HRA का। HRA क्या होता है? देखिए, आपने सुना होगा कि भैया एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को HRA दिया, हाउस रेंट अलाउंस देता है। हाउस रेंट अलाउंस क्यों देता है? कि उसे पता है कि भैया आजकल तुम्हारा अपना मकान है नहीं, तुम किराए पर रहते हो। अब किराए पर रहते हो, एम्प्लॉयर से वो देखो कहने की बात है, HRA वेचारे मिल रहा है, वो कंपोनेंट क्या है उसको देना है। मान लीजिए 25,000 रुपये सैलरी देनी है किसी को महीना, या 50,000 रुपये महीना सैलरी देनी है। अब वो 50,000 महीने की सैलरी में ना उसी 50,000 को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ देगा। ऐसा नहीं है कि उसने पहले 50,000 रुपये डिसाइड कर लिया कि मैं इस बंदे को 50,000 दूंगा, फिर उस बंदे ने कहा, एम्प्लॉय ने कहा मेरे पास तो घर भी नहीं है, अच्छा घर नहीं है, ले 10,000 रुपये और ले, 60,000 हो गई। फिर कहेगा मेरे पास तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी नहीं है, अपने पैदल जाने ले और ले और ले और, ऐसा नहीं हुआ। सैलरी डिसाइडेड है, उस सैलरी को अलग अलग कंपोनेंट में तोड़ लिया गया है। उसी में एक कंपोनेंट होता है HRA। HRA क्यों दिया जाता है? HRA इज अ स्पेशल अलाउंस specifically granted to employee by his employer towards payment of rent for residence of the employee। एम्प्लॉय तुम्हें अपने घर का रेंट भी तो देना पड़ेगा, लो हमारे तरफ से HRA ले लो। अब प्रॉब्लम यहां पर ये आती है, कंफ्यूजन क्या आती है, क्या सब ऐसा होता है कि जो HRA की अमाउंट मिलती है, हाउस रेंट अलाउंस की अमाउंट मिलती है, उसी को रेंट में देना है? सिर्फ वही पैसा होना चाहिए? मतलब 50,000 में अगर फॉर एन एग्जाम्पल आपकी बेसिक सैलरी है 10,000, HRA है 15,000, ट्रांसपोर्ट अलाउंस है 5,000, टोटल सैलरी 30,000, और आपका रेंट मान लीजिए जाता है 12,000 या जो भी रेंट है। अब इस 12,000 के रेंट देने के लिए आपको क्या यही वाला कंपोनेंट यूज करना है, या पैसा कुछ अलग अलग होते हैं क्या? ये सब पैसा तो एक ही मेरे भाई, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को इस नाम से अलाउंस दे रहा है कि HRA नाम से मैं अलाउंस दे रहा हूं आपको कि भैया मैं आपकी सैलरी में मुझे ध्यान है, आपके रेंट के भी खर्चे लो, मेरे नाम से HRA भी ले लो, ये आपकी सैलरी का कंपोनेंट है। HRA देती है तो आपको कुछ एग्जाम्पशन मिल सकती है, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में तो कुछ नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाते हो तो आपको कुछ एग्जाम्पशन आप क्लेम कर सकते हो। इतना मैं आपके लिए कर सकता हूं, ठीक है। तो HRA इज अ स्पेशल अलाउंस स्पेसिफिकली ग्रांटेड टू एन एम्प्लॉय फॉर हिज एम्प्लॉय टुवर्ड्स पेमेंट ऑफ रेंट for residential of employee। HRA granted to employee is exempt to the extent of least of the following। In such case, SSC exercising the option shifting out of the default tax regime। वही सेम बात है जो एंटरटेनमेंट अलाउंस की गवर्नमेंट एम्प्लॉय वाले काम कर रहे हैं, यहाँ पर भी वही बात है। मैंने क्या बताया आपको, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में कोई एग्जाम्पशन नहीं, पूरा टैक्सेबल कर दिया, हाँ सब पूरा टैक्सेबल कर दिया। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी, हाँ सब मिल जाएगी, बिल्कुल सही बात है, मिल जाएगी। ऑप्शनल टैक्स रिजीम में एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन कब मिलेगी? जब आप ऑप्शनल में जाओगे ना, और ऑप्शनल में जाने के लिए आपको डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से क्या शिफ्टिंग आउट करना पड़ेगा, मतलब उससे बाहर निकलना पड़ेगा।
भाई डिफॉल्ट से बाहर जाओगे तभी तो ऑप्शनल में जाओगे ना। हाँ भैया डिफॉल्ट से बाहर आ गए, अब आ गए ऑप्शनल टैक्स रिजीम में। अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जाते हो तो इनमें से जो सबसे कम होगा वो आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा एचआरए, बाकी आपका टैक्सेबल हो जाएगा। ये अभी हम कैलकुलेट करके देखेंगे, हम एक क्वेश्चन करेंगे उसको समझ में आ जाएगी बातें। अब क्या 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 होगा, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में क्या लिमिट है? पहली लिमिट है कि भैया एक्चुअल अलाउंस रिसीव, आपको कितना एक्चुअल अलाउंस मिला है फॉर द रेलिवेंट पीरियड। अभी रेलिवेंट पीरियड वगैरह का डिस्कशन करेंगे, इस पे हम बना लेते हैं स्टार। ये भी मैं डिस्कशन करना है रेलिवेंट पीरियड क्या होता है। पहली लिमिट क्या हो गई कि आपको कितना एचआरए मिला। दूसरी लिमिट क्या था कि आपने जो भी रेंट पे करा है उसमें से 10% सैलरी का घटा दो। जो भी एचआरए पे किया है उसमें से 10% सैलरी का घटा दो। सैलरी का मतलब क्या है ये भी डिस्कशन करना है हमें। रेलिवेंट पीरियड हमने स्टार बना ही दिया। तीसरी लिमिट कहता है कि 50% ऑफ सैलरी डिस्कशन करना है सैलरी, और 40%। अगर आप रह रहे हो मुंबई कोलकाता दिल्ली से, मतलब चार बड़े महानगरों में रह रहे हो तो आपको 50% ऑफ सैलरी का लेना है। और अगर इनमें से किसी और जगह रह रहे हो रेलिवेंट पीरियड के लिए, किसी और जगह रह रहे हो तो आप 40% ऑफ सैलरी का लेना है। इन तीनों में से जो सबसे कम होगा, लीस्ट होगा, जो सबसे कम होगा वो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए आपको एक्चुअल अलाउंस है 10,000 आया, ये आपका 12,000 आया, ये आपका 14,000 रुपये आया। ठीक है, इनमें सबसे कम क्या है 10,000 रुपये, तो आपको मैक्सिमम एग्जम्पशन कितनी मिलेगी 10,000 रुपये की। और आपको हो सकता है एक्चुअल एचआरए मिल रहा हो 15,000 रुपये का, तो एग्जम्पशन हो गई 10,000 रुपये की, तो आपको टैक्सेबल हो गया एचआरए 5,000 रुपये। अभी क्वेश्चन करेंगे क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हमें बड़ा बेसिक सा एक समझाया गई बात कि सब एचआरए होता क्या है, एचआरए का मतलब क्या है। एचआरए को की एग्जेम्पशन सिर्फ उन लोगों को मिलेंगी जो शिफ्टिंग आउट होंगे किससे, डिफॉल्ट टैक्स रिजीम से। और तीन लिमिट क्या है एचआरए की, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग में। अगर इसका मतलब आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम में जा रहे हो तभी आपको एग्जेम्पशन मिलेगी, डिफॉल्ट में रहोगे तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। ऑप्शनल में जा रहे हो तो क्या लिमिट क्या होगी, एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, पहला हो गया। दूसरा क्या है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, दूसरी अमाउंट आ गई। तीसरा क्या है, 50% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ केसीडीएम कोलकाता दिल्ली मुंबई चेन्नई, या 40% ऑफ सैलरी इन केस ऑफ अगर आप किसी और छोटे शहर में रह रहे हो। ये हो गई हमारी अभी एचआरए से रिलेटेड बेसिक बातें। अब हमें पहले जो रेलिवेंट पीरियड और सैलरी इनका मतलब समझना है। पहले हम समझते हैं सैलरी का मतलब क्या है। यहां पर सैलरी का मतलब होता है कि आपको सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट को कंसिडर करना है। एक हमें कंसिडर करना है बेसिक सैलरी, कंसिडर करना है डीए जो कि अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, प्लस हमें कंसिडर करना है कमीशन एज अ फिक्स परसेंट ऑफ टर्न। मतलब जब हम सैलरी के अमाउंट लेंगे ना तो यहां पर इन कंपोनेंट को कंसिडर करना पड़ेगा सैलरी के अमाउंट लेने के लिए। ठीक बात है। पहला पॉइंट कहता है कि एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 1013A वुड नॉट बी अवेलेबल अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। ये बात तो हमने पहले ही पढ़ ली, 2 पॉइंट हमारे हो गए। Salaries to be taken on due basis and only for the period when rented accommodation is occupied by the employee in the previous year. ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साहब सैलरी आपको ड्यू बेसिस पे लेनी है। मतलब जो सैलरी जिस पीरियड से रिलेटेड है, कौन से पीरियड से, जिस पीरियड के लिए आपने अकोमोडेशन लिया हुआ है, जिस पीरियड के लिए आपने अकोमोडेशन लिया हुआ है उस पीरियड से जो सैलरी रिलेटेड होगी ना वही सैलरी लेनी है। और सैलरी में बेसिक डी और कमीशन लेना है। रेलिवेंट पीरियड का मतलब वो पीरियड होता है ड्यूरिंग विच द सेड अकोमोडेशन वाज ऑक्युपाइड बाय द असेसी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। दो बात क्लियर हो गई। रेलिवेंट पीरियड का मतलब क्या है, यहां पर जो कहता है ना बाय एम्प्लॉय एक्चुअल अलाउंस रिसीव बाय द एम्प्लॉय फॉर द रेलिवेंट पीरियड। और रेलिवेंट पीरियड का मतलब वो पीरियड जब आपने अकोमोडेशन ऑक्युपाई कर रखी थी बाय द असेसी ड्यूरिंग द असेसमेंट। भाई हो सकता है ना 12 महीने से सिर्फ 8 महीने आपने रेंट पे थे, 4 महीने आप अपने घर में थे, तो मैं जो सारी कैलकुलेशन करूंगा ना वो सिर्फ 8 महीने से रिलेटेड करूंगा। सारी कैलकुलेशन करेंगे हम फिर 8 महीने से रिलेट करेंगे। एग्जेम्पशन इज नॉट अवेलेबल टू असेसी हु लिव्स इन ओन हाउस और इन अ हाउस फॉर विच ही हैज नॉट इनकर्ड द एक्सपेंडिचर। सही बात है, जब आप अपने घर में रह रहे हो, कोई रेंट दे ही नहीं रहे हो, तो आपको कोई एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं। हालांकि एग्जेम्पशन तब भी लोग क्लेम कर रहे थे झूठी पर्ची लगा के, वो भी क्लेम हो जा सकती है। ठीक है, तो 13 डिफॉल्ट टैक्स रिजीम वालों को नहीं मिलेगी। बेसिक सैलरी मीनिंग सैलरी का बेसिक डी और अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट कमीशन। सैलरी आपको ड्यू बेसिस पे लेनी है और सिर्फ उस पीरियड के लिए नहीं है जिस पीरियड में अकोमोडेशन ऑक्युपाई करा गया था। रेलिवेंट पीरियड का मतलब वो पीरियड है जहां पर सेड अकोमोडेशन ऑक्युपाई करी गई थी एसएससी के द्वारा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। एग्जेम्पशन अपने घर में रह रहे तो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी।
अब इसका हम करते हैं एक क्वेश्चन।